जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से मैं हूं ब्रिजेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसका अध्ययन आज के हम इस वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि क्रिया से जुड़ा सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और क्रिया के बेसिक रूप से लेकर एडवांस रूप तक आप अपडेट होंगे क्रिया के सभी प्रकार से। तो आइए देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप इसे कह सकते हैं, या यूं कहिए कि संपूर्ण ग्रामर का अक्ष होता है वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया पर ही सारी चीजें निर्भर होती हैं। इसी के इर्द गिर्द समस्त लेशन घूमते हैं, जितने भी व्याकरण के पाठ बनाए गए हैं। तो क्रिया होती क्या है, इसे पहले जानें। इसकी डेफिनेशन में आप पहले भी कहीं पढ़े होंगे या यहाँ पर भी हम बता रहे हैं आपको कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। मैं आपको बाइलिंगुअल लेके चलता हूं ताकि आप 100% ग्रैब कर सकें। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। हम अंग्रेजी में इसी चीज को ऐसे कहते हैं कि एन एक्शन शोइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी हमने एक एग्जांपल दिया है, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहां आप ये ध्यान देंगे कि अध्यापक होना मेरा कर्म है, मेरे द्वारा इस वाक्य में कोई क्रिया हो रही हो ऐसा नहीं बताया जा रहा है, इसे हम होना कहेंगे। मैं अध्यापक हूं। शी इज अ नर्स, वह एक परिचारिका है, तो परिचारिका होना उसका कर्म है। यू आर अ स्टूडेंट, आप छात्र हैं। इस वाक्य में आपके द्वारा कोई क्रिया होते नहीं दिखाई दे रही है, क्रिया किए जाते नहीं दिखाई दे रही है। इसी वाक्य को हम दूसरे रूप में लेते हैं जिससे करना रूप जो क्रिया का आता है वो देखिए, आई टीच इंग्लिश। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसमें मेरे द्वारा पढ़ाने की यानी पाठन क्रिया होती है। शी सर्व्स पेशेंट्स, वह मरीजों की या रोगियों की सेवा करती है। इसमें उसके द्वारा सेवा करना क्रिया हुआ। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप सब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसमें आपके द्वारा सीखने की क्रिया हो रही है। तो आप इसके अंतर को देख सकते हैं स्पष्ट कि इन तीन वाक्यों में हम क्रिया के होना रूप को दर्शा रहे हैं, जबकि दूसरे तीन वाक्यों में आप क्रिया का करना रूप पा रहे हैं। अब इसके बाद होते हैं कि मूलतः क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आधारभूत प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, जिनके बगैर किसी वाक्य का कंपोजिशन लगभग असंभव होता है। इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब अथवा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरे को मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फिर आज आधुनिक शब्दों में लेक्सिकल वर्ब कहा जा रहा है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये क्या होते हैं? सहायक क्रिया से हमारा आशय क्या होता है? जो क्रिया वाक्य की संरचना में कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया से पूर्व आकर सहायता करती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसे भी हम दो वर्ग में बांटे हुए हैं। पहले को प्राइमरी वर्ब या प्रारंभिक क्रिया कहते हैं और दूसरे को मॉडल वर्ब्स यानी आदर्श क्रियाएं कहते हैं। प्राइमरी वर्ब संख्या में 11 होती हैं, जिन्हें क्रिया के टेंस के दो मूल रूपों यानी कि वर्तमान काल और भूतकाल में विभक्त किया गया है, में विभाजित किया गया है। अब इनमें वर्तमान काल की जो क्रियाएं हैं, आधारभूत क्रियाएं, वो है इज, आर, एम, डज, डू, हैज, हैड। जबकि पास्ट टेंस में वाज, वर, डिड तथा हैड ये चार क्रियाएं होती हैं। दोनों का मिलके ये 11 मूल क्रियाएं हैं। इसे इस रूप में डालेंगे। दूसरी तरफ मॉडल वर्ब्स अंग्रेजी ग्रामर में अनुवाद करते समय
या बोलचाल में इनका बड़ा रोल होता है। मॉडल वर्ब्स एक विशेष रोल, विशेष भूमिका में होती हैं। इनकी कुल संख्या तो रेगुलर जो मॉडल वर्ब्स है उनको 13 कैटेगरी, 13 प्रकार के हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो मूलतः विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू तथा आर्ट टू। ये 13 रेगुलर मॉडल वर्ब्स हैं। इनके अलावा भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे शुड के साथ हैव लगा देने पे वो शुड हैव हो जाता है, जो पास्ट की क्रिया को दिखाता है। इसी तरह कुड है, मस्ट है, ऑट टू हैव ऐसे भी प्रयोग किया जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। हम इनका डिटेल मॉडल वर्ब्स नामक चैप्टर में करेंगे, तब वहां हम आपको एडवांस मॉडल वर्ब्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आगे आती है दूसरी क्रिया होती है मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, जो मूलतः इस परिभाषा को परिभाषित करती है एन एक्शन शोइंग वर्ड। ये कुछ करना दिखाती है। मूलतः हिंदी में इसे समझना बेहद आसान है कि जिस भी क्रिया के अंत में या जिस शब्द के अंत में ना रूप पाया जाता है, अथवा ना रूप से हमारा मतलब ना, ने, नी, तीनों में से कोई एक रूप बने, वही मुख्य क्रिया होता है। जैसा कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, गाना, कूदना, फांदना, जीना, मरना, हंसना, मुस्कुराना, ऐसा कोई भी क्रिया, तो इसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ाते हैं, अब ये मुख्य क्रिया है। इनमें पढ़ना, पढ़ाना रूप देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मुख्य क्रिया के बारे में जानने योग्य बातें और जो होती हैं वो होती हैं, इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक का मतलब जैसा कि शब्द में ही अर्थ निहित होता है, अधिकतम आप ये देखेंगे कि सकर्मक का आशय होगा कि वे क्रियाएं जो कर्म के साथ प्रयोग की जाती हैं उनको हम सकर्मक कहते हैं। और अ मतलब होता है नहीं। अकर्मक अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब से मूलतः हमारा आशय होता है कि वे क्रियाएं जिनमें कोई कर्म नहीं पाया जाता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं करता हुआ और पढ़ाना क्रिया हुई, इसमें कर्म का कोई स्थान ही नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को आप सामान्यतः इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिया के बारे में जानने योग्य बातें होती हैं कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इन्हीं क्रियाओं के 5 रूप का आवश्यकता पड़ता है। इन 5 रूपों के बगैर आप टेंस के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न रूपों में कोई भी वाक्य अनुवादित नहीं कर सकते हैं यदि इन क्रियाओं के रूपों का अध्ययन आपने नहीं किया है, आपको जानकारी नहीं है। जैसे कि क्रिया, कोई एक क्रिया लेते हैं, जैसे राइट। राइट मतलब लिखना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होगा रिटेन, फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं उसे कहते हैं राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसे हम एस या ईएस या इंडेफिनिट फॉर्म कहेंगे इसको कहते हैं राइट्स। ठीक इसी तरह गो क्रिया है तो गो से गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इस प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग टेंस में क्रिया के अलग अलग इन 5 रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जानना है। साथ ही ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये क्रियाएं संख्या में कितनी होती हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, गाना, अगर इन सब की बात करें, हमें कितनी क्रियाएं पता हो जाए तो हम कंफर्टेबली अंग्रेजी को लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पे 1000 से भी ऊपर मुख्य क्रियाएं होती हैं, 1000 प्लस क्रियाएं होती हैं। सामान्यतः किसी भी व्याकरण की किताब में ये संपूर्ण संख्या में नहीं दी होती हैं और न इनकी संख्या का कहीं जिक्र मिलता है। हाँ, होता क्या है कि जो दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली प्रमुख क्रियाएं हैं उनकी लिस्टिंग होती है। ये लगभग 200 से 250 क्रियाएं
आम किताबों में दी रहती हैं और उनका रूप दिया रहता है, जैसे राइट रोड रिटेन, गो वेंट गॉन, लाफ लॉफ्ड लॉफ्ड, ऐसे करके आप पाते हैं, देखते रहे। इन 200-250 क्रियाओं को आपको क्रमिक रूप से 10-10 क्रियाओं को प्रतिदिन याद कर लेना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में यदि आप गंभीर हैं अपनी अंग्रेजी को बेहतर करने के लिए, तो आइए इनके अलावा और भी आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा कि सामान्य किताबों में तो इन 2 क्रियाओं को देके बेस लेवल बना दिया जाता है, बेसिक बातें बता दी जाती है, बट इनके अलावा भी क्रियाएं होती हैं। जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाएंगे या वाइड रेंज में आप अंग्रेजी को पाएंगे, तो वहां पे आपको कुछ और क्रियाएं मिलेंगी जिनका प्रयोग बोलचाल में और प्रत्येक प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किया जाता है, जो सामान्यतः हमारे बेसिक क्रियाओं से अलग होती है। इन क्रियाओं में हम आपको बता दें, एक क्रिया होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होते हैं, ये 3 तरह की होती हैं, या ये सजेस्ट करता है कि नॉन फाइनाइट है तो कोई दूसरी फाइनाइट वर्ब भी होती है, तो हाँ, फाइनाइट वर्ब को भी हम आगे पढ़ेंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब जिनके 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ये वर्ब के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो बोलचाल में या अनुवाद के लिए आपको आगे एक चैप्टर के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। दूसरी होती है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव अर्थात प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरे नंबर पे होती हैं कंपल्सिव वर्ब। वे क्रियाएं जो कंपल्सन अर्थात बाध्यता दर्शाती हैं, उनको हम कंपल्सिव वर्ब कहते हैं। चौथी होती है लिंकिंग वर्ब, जो 2 शब्दों को, किसी वाक्य में 2 शब्दों को एक दूसरे से लिंक करके वाक्य को पूरा करती हैं। दोज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। देन कम्स परसेप्टिव वर्ब या स्टेटिव वर्ब। इनका अपना महत्व होता है। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। इन्हें आधुनिक लेखक लोग स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, जबकि ट्रेडिशनली इन्हें परसेप्टिव, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, परसेप्टिव ऑर्गन्स है, उनसे जुड़ी क्रियाओं को हम परसेप्टिव वर्ब कहते हैं। और देन कम्स डबल वर्ब या फ्रेजल वर्ब। हम रीड माने पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, गो मीन्स जाना, ईट मीन्स खाना, ऐसे एक एक शब्द वाली क्रियाएं आमतौर पे जानते हैं या देखते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2-2 शब्दों से मिलकर भी क्रियाएं बनती हैं, उन्हें हम डबल वर्ब कहते हैं। जैसे फील लाइक, फील लाइक, जी चाहना, मन करना। आप कहते हैं ना, जी चाहता है उसे एक थप्पड़ लगा दूं, जी चाहता है तुम्हें, लाइक दिस, जो भी आप कहना चाहें आगे, तो ऐसी क्रियाओं को हम डबल वर्ब कहते हैं। इनके अलावा हम 8वें नंबर पे पाते हैं मल्टी सेंस्ड वर्ब्स। एक क्रिया ऐसी होती है जिसके एक से अधिक सेंस होते हैं। जैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नहीं जानकारी होने पे हम कई बार निरुत्तर हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं और परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इनकी जानकारी तो आपको मुख्य रूप से होनी चाहिए। 1-2 उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे हिंदी में देखना शब्द होता है, देखना क्रिया है। देखना की अगर हम अंग्रेजी आपसे पूछें तो आप सामान्य रूप से जो बेसिक अंग्रेजी है वो बता देते हैं। लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, सी मीन्स देखना। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी 2 दर्जन शब्द देखना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नजर एक ही होती है, नजरिया अलग अलग होता है उसमें, यानी अंग्रेजी बहुत रिच है इस मामले में। यहाँ हर भाव के लिए अलग अलग शब्द होता है। जैसे माँ का प्यार भरी नजरों से अपने बेटे को देखना, पिता का गुस्से में, किसी गलती पर गुस्से में अपने बच्चे को देखना, डॉक्टर के द्वारा मरीज को देखना, जज के द्वारा किसी फाइल को देखना, किसी को शर्म अथवा हया भरी नजरों से देखना, शर्म अथवा हया भरी नजरों से देखना, किसी को छलने या ठगने की नजर से देखना, किसी को घूर कर देखना, इसकी अंग्रेजी अलग होगी। किसी को एकटक देखना, निर्निमेष यानी निपलक, बिना पलक झपकाए देखना। लोग कहते हैं ना, खा जाओगे क्या,
ऐसे गुस्से की दृष्टि से देखना और किसी को प्यार भरी नजरों से देखना, किसी को अलग अलग भाव से हम किसको कैसे देखते हैं, इन सभी की अंग्रेजी अलग अलग होती है, इसलिए इसे हम मल्टी सेंस वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। इनका डिटेल स्टडी, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बताते आया हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल स्टडी के लिए हमें सिंटेक्स नामक चैप्टर देखना होता है, जिनमें हम इन क्रियाओं के या इन विशेषण या नाउन प्रोनाउन आदि के प्रयोग के नियमों को सीखते हैं, जिनमें दर्जनों दर्जन नियम होते हैं। लगभग सैकड़ों नियम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के इन पार्ट्स के प्रयोग से संबंधित जानना होता है, जिनके वीडियोस हम आपको आगे शेयर करते रहेंगे। आप इसे एक बार रिवाइज कर लिया करें, और इन केस अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हो, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलेंगे। साथ ही दोस्तों, इन केस यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन करके भी जवाब पा सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ब टॉपिक स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हमारे अगले वीडियोस को जरूर देखते रहिए। आप निश्चित रूप से अपडेट बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को क्रमवार पाते जाएंगे। तो धन्यवाद।